सॉरी स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का एकलव्य बैच के अंदर, एकलव्य सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 के अंदर इसके पहले 2 लेक्चर ले लिए, 2 वीडियोस डाल दिए, जिसमें पहले लेक्चर में 1 से 10 सवाल लिए एमसीक्यू, दूसरे में 11 से 20 लिए। अब तीसरे पार्ट में हम 21 से 30 एमसीक्यू लेने वाले हैं। यानी कि हर एक पार्ट में हम बेटा 10 एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं। 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम आपकी एकदम आसान तरीके से करवाते हैं, कि ऐसी प्रैक्टिस कि जो आप कभी भूलोगे नहीं, उस तरीके से। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो आप बोलोगे सर 10 ही एमसीक्यू। अब याद रखना, जो भी सारे 10 एमसीक्यू हम ले रहे हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यूज है, 25 के एग्जाम में आए गए हैं सीईटी के। अगर आप 2026 के भी चाहते हो तो उसके लिए जल्द ही महा टॉपर्स ऐप, जो हमारी डीएसएमएस टीम चारों टीचर्स ने मिला के एक ऐप बनाया है, वहां पर महा टॉपर्स पे क्रैश कोर्स हमारा आने वाला है, जिसमें हम 2026 के पीवाईक्यूज करवाएंगे। आगे आएगा अभी, है ना? या हो सकता है अभी आ भी गया। आप अगर वीडियो लेट देख रहे हो तो आप एक बार जाके देखना ऐप पे, तो वहां पे 2026 के पीवाईक्यू करा, ये 2025 के पीवाईक्यू है बायो के, याद रखना। तो वही क्वेश्चन लिए रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरी चीज, जो 10 एमसीक्यू है, जब मैं एक एमसीक्यू पढ़ाऊंगा तो एक एमसीक्यू के अंदर मैं 4 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी 10 एमसीक्यू अगर इंटू 4 करोगे तो 40 एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं आपको गारंटेड करवा के देने वाला हूं अगले 30 से 40 मिनट के अंदर। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हो जाएंगे 40+ एमसीक्यू, वो भी टॉप लेवल के, जो बोर्ड सीईटी के एग्जाम में आते हैं ऐसे। तो देख लो फिर पहला एमसीक्यू 21 नंबर का, आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर, है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको मिसमैच पेयर जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, बराबर। मिसमैच पेयर, सेमिनल वेसिकल फ्रुक्टोस, प्रोस्टेट ग्लैंड सिट्रिक एसिड, कॉपस ग्लैंड एसिड फॉस्फेट्स, है ना। उसके बाद आप देखोगे यहां पर तो बल्बोइथ्रल ग्लैंड, है ना, और ये देखो बार्थोलिन्स ग्लैंड ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड। मुझे आप बताओ अभी, जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है और कॉपर्स ग्लैंड है, ये सब क्या है सर? हमेशा याद रखना, ये सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स है, यानी ग्रंथि है। जैसे कि मैं अब यहाँ पे आपको बताता हूं, जैसे कि आप बात करेंगे, ये 2 टेस्टिस है ना, ठीक है, टेस्टिस। उसके बाद ये यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा, ये आपका वाज डेफरेंस आ जाएगा, ये वाज डेफरेंस। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों तरफ ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है, यहाँ पे गोला प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, दोनों साइड में इस तरीके से। फिर उसके बाद ये यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है, और आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से पेनिस जो देखने को मिलेगा। सो दिस द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम आपको समझ में आई होगी, बराबर जी। उसमें आप देखो, ये वाली जो ग्लैंड होती है वो पेयर्ड होती है, वो की है सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल इसको बोलते हैं पेयर्ड, क्योंकि 2 इन नंबर होती है। सो मैं नाम दे देता हूं सेमिनल वेसिकल, ओके। उसके बाद जो दूसरी ग्लैंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेटा, वो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये यहाँ पर आपको पता है पेयर्ड होती है। पेयर्ड होती है क्या? नहीं सर, ये सिंगल है आपकी तरह, है ना। यस सर। सो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सिंगल है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद ये आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर जो व्हाइट कलर से आपको देखने को मिल रही है, इसको मैं ग्रीन कलर देता हूँ, हरा वाला, डार्क हरा वाला, ठीक है। सो ये है बेटा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है, ये है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और ये आप देख पा रहे हो, ये भी पेयर्ड ग्लैंड है, 2 होते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है उसको ही हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, कॉपर्स। सो इसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। सो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड। तो यहां पर जो बोला है कॉपर्स ग्लैंड, इट इज आल्सो नोन एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है सर। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। सेमिनल वेसिकल जो होती है वो 3 फ्लूइड रिलीज करती है, हमेशा रखना, सेमिनल वेसिकल 3 फ्लूइड रिलीज करती है। एक होता है फ्रुक्टोज, जो कि सही है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा, ऊपर के ऊपर में दे देता हूं 2, ठीक है। एक होता है फिब्रिनोजन, हमेशा रखना, फिब है ना, कौन सा होता है? फिब्रिनोजन, FIB फिब्रिनोजन, ठीक है। और होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। सो ये 3, ये 1 2 3, ये 3 रिलीज करते हैं, बराबर है। तो पहला मिसमैच ढूंढनी है आपको, ये मैच है, ये सही है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिट्रिक एसिड, प्रोस्टेट ग्लैंड ये वाली, हाँ, सिट्रिक एसिड, बराबर है, ये भी सही है बेटा। उसके बाद ये जो कॉपर्स ग्लैंड है,
ये एसिड फॉस्फेट बोला है, लेकिन ये गलत है। ये जो प्रोस्टाग्लैंड है आपका, ये तो सिट्रिक एसिड है। कॉपर्स ग्लैंड एसिड फॉस्फेट रिलीज नहीं करता। तो कॉपर्स जो ग्लैंड होती है और जो बार्थुलिन्स ग्लैंड होती है, हमेशा याद रखना। बार्थुलिन्स ग्लैंड क्या है सर? ये फीमेल के अंदर होती है, हमेशा याद रखना। आप बोलोगे सर बराबर है, ये फीमेल के अंदर। और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड और आपका ये कॉपर्स ग्लैंड, ये दोनों एक ही है। और याद रखना ये किन के अंदर होते हैं? ये मेल के अंदर होते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं, ये पूरा ये डायग्राम बना दी, इससे पता लग जाएगा अपने को, ये मेल में होती है। और ये दोनों का जो काम होता है वो होता है ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड का। इसने बराबर सही दिया कि बार्थुलिन्स ग्लैंड जो फीमेल के अंदर होती है, जहां पर उनका काम है ल्यूब्रिकेशन का, फ्लूइड करना, ल्यूब्रिकेशन फ्लूइड का। ये सही है, इधर इधर एक्यूरेटली एकदम करेक्ट दिया है सारी चीजें। बट यहां पर आप देख पा रहे हो कॉपर्स ग्लैंड जो है वो गलत दिया है, एसिड फॉस्फेट नहीं। कॉपर्स ग्लैंड ये लुब्रिकेशन के लिए होती है, इंपॉर्टेंट हमेशा तक। लुब्रिकेशन क्या है? जब मेल एंड फीमेल कांटेक्ट में आते हैं, हमेशा याद रखना। मैं आपको अभी एक स्लाइड बताता हूं कि जब मेल एंड फीमेल कांटेक्ट में आते हैं, मेल एंड फीमेल कांटेक्ट में मतलब यानी क्या? यानी याद रखना है सेक्सुअल कांटेक्ट, हमेशा याद रखना है। तो आपको एक समझना है कि यहां पर है ना, तो ये ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं। प्रोसेस का नाम होगा बेटा कॉप्यूलेशन। ठीक है, कॉप्यूलेशन में क्या होता है? मेल और फीमेल कांटेक्ट में आता है, सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, सो मेल एंड फीमेल का। और इस कॉप्यूलेशन में कौन मदद करता है? तो आपका कॉपर्स ग्लैंड मदद करता है, फ्रॉम मेल की तरफ से, मेल की तरफ से एंड फीमेल की तरफ से, दोनों की तरफ से कौन कौन मदद करता है ये आपको पता करना होगा। जैसे मेल है तो मेल की तरफ से मदद करता है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, यस सर, जिसको ही हम बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड। और जो फीमेल होता है वो बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड। समझ में आ रहा है? हाँ सर, तो ये लुब्रिकेशन का काम कर रहा है, अच्छे से समझ में। सो दैट्स व्हाई यहां पर मिसमैच जो है वो सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलो, ये हो गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 22 आज के लेक्चर का 2। मैच द टाइप ऑफ हार्मोन इन द कॉलम फर्स्ट विद द सोर्स ऑफ द सिक्रेशन। सिंपली दिया गया हार्मोन्स और वो किसने सिक्रीट किया आगे, दूसरा आपको वो कॉलम है। ये हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, है ना, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड्रोजन और एक्टिविन, ये हार्मोन्स के नाम है। तो हमेशा याद रखना, आपको यहां पर सबसे पहले याद रखना है कि मैं अभी नाम को थोड़ा सा लिखता हूं इधर, बराबर जी सर। अब सबसे पहले देखो HCG, इट इज रिलेटेड विद प्लेसेंटा, हमेशा रखना। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये प्लेसेंटा से रिलेटेड है। और प्लेसेंटा आपको पता है बेटा कि ये जो मदर और फीटस है उनके बीच में एक कनेक्शन होता है, ये मदर और फीटस को जोड़ने का काम करता है ना। यस सर, तो ये प्लेसेंटा है और ये इससे रिलेटेड है। तो फिर आपका जो पहला आ जाएगा HCG, इसका आ जाएगा 4 बेटा, 4। ठीक है, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उससे पहले एंड्रोजन, देखो एंड्रोजन ये मेल के अंदर रिलीज होता है और लीडिंग से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके बीच में पाई जाती है, तो लीडिंग सेल यहां पर होगा। सो एंड्रोजन का आंसर आ जाएगा 1। जो एक्टिविन है ये ओवरी द्वारा रिलीज किया जाता है, क्योंकि ओवरी याद रखना 5 हार्मोन रिलीज करती है ना, उसमें से एक होता है एक्टिविन, यानी कि ये 3 आ जाएगा। जैसे 5 हार्मोन आप बोलोगे सर कौन से 5 हार्मोन, तो बताना जरा। तो पहला एक्टिविन सबसे पहले ले लेते हैं, रिलैक्सिन, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन और इनहिबिन। ठीक है, ये 5 हार्मोन होते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हो हाइपोथैलेमस। सो GnRH इट इज रिलेटेड विद हाइपोथैलेमस। सर क्या है हाइपोथैलेमस, मैं बताता हूं, चलो आ जाओ। सो हाइपोथैलेमस याद रखना, ये जो है ये ब्रेन के बाद ब्रेन का कोऑर्डिनेशन किससे होता है, तो हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस, ठीक है, किसका? ब्रेन का कोऑर्डिनेशन हाइपोथैलेमस के साथ होता है। और जो हाइपोथैलेमस है उसका कौन सुनता है? फिर ब्रेन का हाइपोथैलेमस सुनेगा, हाइपोथैलेमस का प्यूटिटरी ग्लैंड सुनेगी, प्यूटिटरी ग्लैंड की अदर ग्लैंड सुनेंगे। अच्छे से याद रखना। यस सर, सो हम बोलते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड, शॉर्टकट में PG लिख रहा हूं। इट इज नॉट अ पेइंग गेस्ट, इट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज द प्यूटिटरी ग्लैंड एंड विच इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि इस ग्लैंड का पूरी ग्लैंड सुनते हैं बॉडी की, दैट्स व्हाई प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट्स व्हाई प्यूटिटरी ग्लैंड। और उसके ऊपर कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का बॉस कौन है? ब्रेन है। तो आप देखो 4 2 1 3,
डी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ओवा, ओवा यानी कि ओहम यानी कि सेकेंडरी ऊसाइट है ना, 250 प्राइमरी ऊसाइट कितने ओहा बनाएंगे, ये सवाल है। हाउ मेनी ओवा विल बी फॉर्म फ्रॉम 250 प्राइमरी ऊसाइट। आप थोड़ा डायग्राम को देखो अच्छे से, ये देखो ये डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो ये किसका डायग्राम है बेटा, ये oogenesis का डायग्राम है, यानी कि ओहम का जेनेसिस यानी फॉर्मेशन कैसे होता है वो है oogenesis। सेम हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का भी देखा था जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ रहेगा आपको, यहाँ पे क्या आएगा है ना, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज, ऐसे 3 फेज होते हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो हमारा वन शॉट लेक्चर देख लेना, चैप्टर 4 पे वन शॉट डाला हुआ है, वो देख लोगे, इसके साथ ये मैच कर लोगे, बात खत्म है ना। चलो देखो oogenesis में प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, उससे आगे चल के oogonia बनते हैं, उससे आगे चल के प्राइमरी oocyte बनते हैं। हम अभी अभी यहाँ पे आए हैं, इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लो, ये प्राइमरी oocyte को थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि यहां से आगे जब भी प्रोसेस होती है तो ओहम कितना बनता है, एक ही बनता है, मतलब एक प्राइमरी oocyte से एक ओहम बना है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल सर। तो हमेशा याद रखना, यहां पर मैं फीमेल के अंदर जो चीजें होती है वो भी लिखता हूं और यहां पर मेल के अंदर जो होती है वो भी लिखूंगा। जैसे फीमेल के अंदर हमें पूछा ओवा कितने बनेंगे, 250, लेकिन हमारे पास क्या है, प्राइमरी oocyte है 250। प्राइमरी oocyte, तो एक प्राइमरी oocyte से एक बनेगा। इधर देखो इस प्रोसेस में देखो ना, एक ही तो ओहम बना है एक प्राइमरी oocyte से, बराबर। तो 250 से कितने बनेंगे, 250 ओहम, यानी कि ओवा, हमेशा याद रखना है, ठीक है। सो यहां पर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, 250। सो 250। अब सर यही रहा क्वेश्चन, लेकिन अगर मेल में पूछा गया कि मेल में अगर मैं बात करूं 250 है, बट इधर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जैसे इधर oocyte है वैसे ही यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। तो अच्छे से याद रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ये एक है, इसमें आगे 2 बार डिवीजन होने वाला है, तो ये 1 से 2 होता है और 2 से फिर बाद में 4 होते हैं, यानी कि एक प्राइमरी oocyte, ठीक है। मैं बात करूं अभी, ये प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे ये जो बना वो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, सॉरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये बने स्पर्मेटिड, ठीक है, स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटिड से आगे स्पर्म बनने वाले, तो यहाँ पे एक स्पर्म बना, यहाँ के दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन जाते हैं, बट एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओहम बनता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ही ओहम बना, बट यहां पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बनते हैं। तो 250 प्राइमरी oocyte से स्पर्म कितने बनेंगे, 250 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, क्योंकि एक 4 बनाएगा ना, सो 250 गुणिले 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। तो आप देखोगे यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा होता हाउ मेनी स्पर्म विल बी फॉर्म, है ना, फॉर्म फ्रॉम 250 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन योर आंसर शुड बी 1000, दैट इज डी। तो ये आप समझो, मैं वही बोल रहा हूं आपको कि जो भी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा के दूंगा। ऐसा पढ़ाऊंगा आप बोलोगे सर मजा आ गया, मतलब लग रहा है क्वालिटी चीजें। और जो क्वेश्चन हम लेते हैं ये सीईटी के लेते हैं, आलतू फालतू छोटे, है ना, वो सवाल नहीं लेते, इधर उधर के जो आते हैं वही सवाल। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 ऑन योर स्क्रीन। भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन, बच्चे देख के ना डर जाएंगे, इतना सर इतना बड़ा क्वेश्चन क्या करूं, कुछ नहीं रे भाई, बहुत इजी है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द टेम्पररी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब हमेशा याद रखना, टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं उसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम बोलते हैं। अब स्टेटमेंट देखो ना क्या है, मैंने थोड़ा हाईलाइट भी किया इजी जाने के लिए कि चलो समझ में आया स्टेटमेंट कहां से। ये देखो लैक्टेशनल, यानी जब मिल्क प्रोड्यूस करता है, मिल्क फीमेल, हाँ फीमेल बच्चा जब पैदा करता है उसके बाद जो मिल्क आता है दैट इज लैक्टेशनल एमिनोरी उसको कहते हैं। इज अ, देखो is a method of a fact that ovulation does not occur during the period of intense lactation following parturition। मतलब पर्चुरेशन जिस प्रोसेस में बेबी मां के पेट से बाहर आता है
उसके बाद लैक्टेशन चालू हो जाता है, मिल्क रिलीज होना चालू हो जाता है, और जब मिल्क रिलीज चालू होता है तब ओव्यूलेशन नहीं होता, मतलब ओहम ही नहीं बनता, ओव्यूलेशन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ये बराबर सही है, याद रखना, ओव्यूलेशन नहीं होता उस टाइम पे जब बेबी बाहर आने के बाद, आफ्टर दैट जब मिल्क प्रोडक्शन चालू होता है, उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर ओव्यूलेशन चालू होगा, बट डायरेक्टली नहीं, है ना। यस। उसके बाद दूसरा देखो, ये वॉल्व्स है ना, वॉल्व्स अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस मतलब ऐसे सेल्स जो कि किसी दूसरे सेल को खाते हैं। तो वॉल्व्स जो फीमेल द्वारा यूज किया जाता है, हमेशा याद रखना, मैं आपको भी बताऊंगा, इनका इसका कहना है स्टेटमेंट के अनुसार कि माइक्रोफेजेस को वो अट्रैक्ट करता है, और वो यूटेराइन कैविटी मतलब फीमेल के यूटरस के अंदर जो जगह होती है वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे कि फाइगोसाइटोसिस होता है, सेल को खाता है। तो मैक्रोफेजेस किसको खाएंगे बेटा, स्पर्म को खाएंगे, तो स्पर्म खाएंगे मतलब क्या होगा, बर्थ कंट्रोल कम हो जाएगा। तो ये जो कहना है इसका कि वॉल्व्स अट्रैक्ट करते हैं माइक्रोफेजेस को, तो इसका आंसर गलत है बेटा। सो वॉल्व क्या है, वॉल्व्स ये प्रोटेक्शन है, जिस तरीके से मेल प्रोटेक्शन यूज करते हैं उसी प्रकार से वॉल्व जो है ये प्रोटेक्शन है यूज्ड बाय फीमेल। सो ये एक टाइप का बैरियर है, ये किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, एक टाइप का बैरियर है। अट्रैक्ट कौन करता है, आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसके अंदर कॉपरिटी आता है, लिपस लूप आता है, अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। सो आपको एक चीज समझनी है कि वॉल्व जो होता है वो एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, ये अट्रैक्ट नहीं करता माइक्रोफेज। जो आईयूडीज होती है वो अट्रैक्ट करती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो फीमेल द्वारा यूज की जाती है, ये भी फीमेल द्वारा यूज किया जाता है, बट इट इज लाइक अ बैरियर। सो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सही, करेक्ट, एंड सेकंड इज गलत, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, बिकॉज जो आप यहां पर मैं लिख के देता हूं इधर, ताकि बाद में आपको ये समझ में आ जाए, वॉल्स is a barrier not attracts macrophages। ठीक है, चलो अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म आफ्टर मियोसिस 1। देखो मियोसिस 1 इन oogenesis। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक चीज समझाता हूं बेटा। सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, जिस प्रोसेस के अंदर गैमेट बनते हैं वो गैमेटोजेनेसिस। इसमें दो है बेटा, इसमें दो है, एक है oogenesis जिसमें ओहम बनता है, और एक है स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें कि स्पर्म बनता है, राइट। अब उसमें आप देखो यहां पर गैमेटोजेनेसिस में पूछा गया है ना, मियोसिस 1 के बाद क्या होता है, बट oogenesis के अंदर ना। अब देखो इसके बाद हमारे पास डायग्राम ही है, सीधा oogenesis की ये डायग्राम है। यहां पर देखो सबसे पहले आपको पता है कि जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं ओवरी के अंदर, उसके बाद में ग्रोथ होके oogonia बनेंगे। ये oogonia के अंदर देखो पहले प्राइमरी oocyte बनेगा, तब मियोसिस 1 हुआ, प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस 1 होता है तब सेकेंडरी oocyte बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। देख लो इधर क्या दिया गया है, फर्स्ट पोलर बॉडी तो नहीं है ऑप्शन में, सेकंड oocyte आएगा, सेकेंडरी oocyte, यस सर। ये देखो मियोसिस 1 के बाद आपको सेकेंडरी oocyte देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई सी इज राइट आंसर। अगर मियोसिस 2 लिखा होता तो मियोसिस अगर 2 लिखा होता तो आप देख पा रहे हो यहां पर मियोसिस 2 के बाद हमें क्या बनता, तो मियोसिस 2 के बाद सीधी बात है, मियोसिस 2 होने के बाद ये देखो वो हम बनता है एक तो, या सेकंड पोलर बॉडी, तो याद रखना। और माइटोसिस के बाद क्या बनता है अगर ये पूछा तो याद रखना, ये प्रीमोर्डियल जेम सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस के बाद oogonia बनते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है, मैं लिखूं क्या यहाँ पे, यस सर। हमेशा याद रखना, अगर पूछा माइटोसिस होने के बाद क्या बनता है, तो माइटोसिस होने के बाद oogonia बनता है। oogonia फीमेल के अंदर, या फिर स्पर्मेटोगोनिया मेल के अंदर, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अगर पूछा आपको मियोसिस 1 होने के बाद क्या बनता है, मियोसिस 1, तो आपका आंसर आना चाहिए प्राइमरी oocyte फीमेल में। लिख ले लो इस पे, ये यहां से सीट में क्रैक कर लोगे सवाल को सीधा, प्राइमरी oocyte मेल में, प्राइमरी oocyte फीमेल में, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मेल में। ठीक है, अब मियोसिस 2 के बाद अगर पूछा तो याद रखना, मियोसिस जो 2 होता है उसके बाद जो बनता है, सो यहां पर ओहम बनेगा फीमेल में, ओहम या फिर सेकंड पोलर बॉडी, बॉडीज दो बनते हैं इसलिए। और अगर मैं मेल की बात करूं तो वहां पर स्पर्मेटिड बनता है,
और जो स्पर्मेटिड है वही आगे चल के स्पर्म बनाता है, ठीक है, स्पर्मेटिड। अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये चीजें आपको समझनी है। माइटोसिस में पूछा जा सकता है, मियोसिस में पूछा जा सकता है, और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में पूछा जा सकता है आपको गैमेटोजेनेसिस के अंदर। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड वेरी वेल, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर स्क्रीन। छठे नंबर का सवाल है बेटा। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक, ओव्यूलेशन डज नॉट ऑकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। इसलिए इसके पहले ही अभी ये ऐसे ही स्टेटमेंट हमने देखा था, जैसे कि पर्चुरेशन होने के बाद जो इंटेंस लैक्टेशन होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है बेटा फीमेल के अंदर इंटेंस ज्यादा अमाउंट में, तब याद रखना ओव्यूलेशन पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती सीधी भाषा में। दूसरा, एज ओव्यूलेशन अलॉज ऑकर्स एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन 14 डे में होता है, बराबर है। इज द मोस्ट सेफ पीरियड ऑफ कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन का ये मोस्ट प्रिवेंट सेफ पीरियड होता है क्या? नहीं सर। देखो रिदम पीरियड क्या होता है, हमेशा याद रखना, रिदम पीरियड एक मेथड है बेटा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ओव्यूलेशन एब्सेंट होता है जब पर्चुरेशन के बाद इंटेंस लैक्टेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर। पहला तो सही है। अब दूसरे के अंदर मैं थोड़ा आपको समझाता हूं बेटा कि ये रिदम पीरियड, रिदम मेथड क्या होता है, ठीक है। सो रिदम पीरियड बोलेंगे इसको, रिदम पीरियड, या फिर मेथड बोलेंगे, रिदम मेथड, ठीक है। ये किसके लिए होता है बेटा, हमेशा याद रखना, मैं यहां पे लिखता हूं पहले तो, यूज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ना हो यानी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है, यानी कॉन्ट्रासेप्ट, मतलब याद रखना है ना। सो प्रिवेंशन होता है, फर्टिलाइजेशन ना होना भाई। अब रिदम पीरियड क्या है, ये पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आधारित है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर मैं बात करूं तो आपको समझना है, सबसे पहले पहला फेज होता है बेटा 1 से 5वें दिन, ठीक है। फिर दूसरा फेज चालू होता है 5 से 13, ठीक है। फिर एक तीसरा फेज होता है जो सिर्फ 14वें दिन होता है, और फिर नेक्स्ट जो फेज होता है वो 14 से लेकर 28 दिन का होता है। तो इस तरीके से 4 फेज होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लिखता हूँ, नंबर लिख रहा हूँ, 1 2 3 और ये 3 और ये 4, 4 फेज है। उसमें याद रखना ओहम इस दिन में रिलीज होता है, ओहम यहाँ पर रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज। अब रिदम मेथड क्या है, रिदम पीरियड क्या है, समझा रहा हूं। सो ओहम रिलीज होने के पहले जो भी टाइम है अपने पास, याद रखना यहां पर ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड लॉस होने के बाद थोड़ा सा रिकवर होना देना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहां से मतलब 5वें दिन से 12वें दिन तक, लगभग 12वें 13वें दिन तक, ये जो पीरियड होता है ये रिदम पीरियड है, क्योंकि इस पीरियड में क्या नहीं है, ओव्यूलेशन नहीं है, मतलब ओहम ही नहीं है, ओहम नहीं है यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस टाइम के अंदर अगर कॉन्टैक्ट बनाया जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस मेथड को रिदम पीरियड मेथड कहते हैं, बिफोर ओव्यूलेशन। बट एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको ओव्यूलेशन कौन से दिन में है, क्योंकि हर एक का डे अलग अलग होता है, डेट अलग अलग है ना। ऐसा थोड़ी कि 1 तारीख से चालू होगा और 28 पे खत्म होगा, ऐसा नहीं। कभी 5 से चालू होगा, किसी का 20 से चालू होगा, तो ये याद रखना है आपको अच्छे से। सो वो है आपका, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूं तो दूसरा गलत है, पहला सही है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट एंड 2 इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई सी यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का आपके स्क्रीन के ऊपर। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या कहता है, देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मिल्क लेटिंग सिस्टम, जो मिल्क प्रोड्यूस करती है कौन, फीमेल, आफ्टर पर्चुरेशन, यानी जिस प्रोसेस के अंदर जो बेबी होता है वो मां के पेट से बाहर आता है, उसके बाद जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें आपको सीक्वेंस पूछा गया है मैमुलरी ग्लैंड के अंदर। मैमुलरी ग्लैंड अच्छे से याद रखना, जो कि मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है फीमेल के अंदर। ठीक है, चलो देख लो, इधर इधर सिंपल है, ये 4 स्ट्रक्चर दिए गए, मेमुलरी ट्यूब्यूल, लैक्टिफेरस डक्ट्स, मेमुलरी डक्ट्स एंड मेमुलरी एम्प्यूला। अब इसका सीक्वेंस आपको अरेंज करना है, खाली देख लो, डायग्राम बना के दिया है आपके लिए, पूरी मेहनत करिए बेटा। यहां पर आप देख पा रहे हो ये मेमुलरी ग्लैंड है जो फीमेल के पास 2 होती है, और यहां पर आप देखोगे तो ये रिब है, रिब के बाद ये फैटी टिश्यू है और ये चेस्ट के मसल्स है। उसके बाद आगे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये सबसे पहले मेमुलरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये वाला देखो मेमुलरी ट्यूब्यूल्स। तो यहां से पूरी तरीके से इसे खींच के ना, यहां से पूरा मिल्क बाहर रिलीज होगा। क्या बात समझ में आ रही, इधर से खींच के। तो पहला पार्ट है आपका मेमुलरी, यहां पर आ जाएगा, दैट इज ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सो मेमुलरी ट्यूब्यूल्स, सो टाइनी ट्यूब्स, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं बेटा, वेयर मिल्क इज मेड, यहां पर मिल्क बनता है, ठीक है।
यस, जैसे कि स्मॉल पाइप के जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये ए नंबर का पार्ट है, यहाँ पर मिल्क बनता है, देखो दिस इज नथिंग बट मिल्क, ठीक है। यस सर। उसके बाद मेमोरी डक्ट है, ये जो ब्लू वाले देख रहे हो आप, ये होती है डक्ट। सो मेनी ट्यूब्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर डक्ट, हमेशा याद रखना, ये छोटे ट्यूब को कंबाइन कर दिया, बड़े ट्यूब बन गए ये वाला। सो दैट इज मेमोरी डक्ट, ठीक है। ये हो गया बी नंबर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आता है फिर दूध। उसके बाद तीसरा देखो लैक्टिफेरस डक्ट, आप देखो यहाँ पे अगर ये देखो येलो येलो वाले है ना, लेकिन उसके पहले भी आप देखोगे तो मेमिलरी एम्प्यूला है, ये वाला मेमिलरी एम्प्यूला, और उसके बाद आपका लैक्टिफेरस डक्ट। तो आप देख पा रहे हो लैक्टिफेरस डक्ट सबके लास्ट में आ जाएगा, मतलब बी में लास्ट में बराबर है, और मेमिलरी एम्पुला उसके पहले। तो दैट्स व्हाई आप देखोगे ये डी सी आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि सबसे पहले मेमिलरी ट्यूब्यूल, उसके बाद आएगा मेमिलरी डक्ट, ये देखो, ठीक है। सो मेमिलरी ट्यूब्यूल, मेमिलरी डक्ट, उसके बाद ये मेमिलरी एम्प्यूला है ना, मेमिलरी एम्प्यूला आएगा, और उसके बाद लास्ट वाला देखो आप येलो वाला, ये आएगा आपका लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। तो मैं इधर आपको सीक्वेंस थोड़ा सा एक बार सही करके देता हूं, ये इधर ही थोड़ा सा गलत हो गया, बाकी कुछ नहीं, इधर 4 और इधर 4 होना चाहिए, ऊपर नीचे 3 होना चाहिए, ठीक है। मैं यहां पर करता हूं इसको छोटा, हाँ, तो ये आ जाएगा बेटा 4 और ये आ जाएगा 3, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि मिल्क का आउटर टू इनर, अब हमने जो देखा वो इनर टू आउटर देखा, अब आउटर टू इनर भी पूछा जा सकता है इस सीक्वेंस, ठीक है। मिल्क लेटिंग सिस्टम, इस पे 2025 में पूछा गया, 2027 में आने की संभावना है। देखो मैं आपको एक ही बोल रहा हूं, बुक सेम है, कंटेंट सेम है, अब उसके बाहर तो सवाल नहीं पूछा जा सकता, तो वही सवाल रिपीट होने वाले हैं, थोड़ा अंदाज बदल सकता है, इधर उधर से घुमा फिरा के आ सकता है, बट वही टॉपिक रहेंगे। आज अगर आपने टॉपिक को क्लियर कर लिया, परफेक्ट कर लिया, माइंड में बैठा लिया, सो आप आने वाले एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स ला रहे हो, ये तो सही है, बराबर, वो तो होने ही वाला है बेटा। चलो अगला 28 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, वो है मैच द सिक्रेशन गिवन इन कॉलम 1 विद देयर फंक्शंस। इधर आपको दिए गए हैं सिक्रेशन, उनका क्या काम है वो दिया गया है। अब देखो सबसे पहले फ्रुक्टोज, ये सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड होती है वो रिलीज करता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। एनर्जी देखो किधर है, हाँ, प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म, सो दैट्स व्हाई ये फ्रुक्टोज का आ जाएगा 3। जो फिब्रिनोजन है वो अपने सीमेन को या स्पर्म को कोआगुलेट करता है, थिक करता है, जो इजैकुलेशन में रिलीज होता है उसको थिक करने का काम करता है। सो फिब्रिनोजन की मैं अगर बात करूं, ये देखो कोआगुलेशन ऑफ सीमेन, सो सीमेन क्या है बेटा, हमारे मेल के अंदर जो इजैकुलेशन प्रोसेस होती है उसमें ओनली स्पर्म बाहर रिलीज नहीं होता, स्पर्म के साथ अदर ग्लैंड्स के सिक्रेशन भी होते हैं। तो अदर ग्लैंड्स के सिक्रेशन प्लस सीमेन प्लस स्पर्म, ठीक है, उसको सीमेन कहते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अच्छे से समझ लेना कि अदर ग्लैंड के सिक्रेशन, अदर ग्लैंड के फ्लूइड सिक्रेशन, मतलब यानी ये फ्लूइड जो रिलीज करता है वो, प्लस स्पर्म, ये दोनों को मिला के बनता है सीमेन, और सीमेन को कोआगुलेशन करने का काम ये फिब्रिनोजन करता है। दैट्स व्हाई ये आ जाएगा इधर 1, क्या आ जाएगा 1। चलो प्रोस्टाग्लैंडिस क्या करता है, रिवर्स पेरिस्टालसिस, हमेशा याद रखना, यानी क्या कि जो स्पर्म है उसकी जो मूवमेंट है टुवर्ड दी ओहम उसको बढ़ा देता है। सो दैट्स व्हाई यहां पे आ जाएगा 2। और जो एसिड फॉस्फेट है वो क्या करता है, स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है वजाइना के एसिडिक एनवायरनमेंट से। सो दैट्स व्हाई यह आ जाएगा 4। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यहां पर ऑप्शन आ जाएगा बेटा आपका कौन सा, बी इज राइट आंसर, है ना। ये देखो ये पूरा आपको दिया गया है कि ये सब क्या रिलीज करता है और किसका क्या फंक्शन है। आप देखो ये फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिस, फिब्रिनोजन, है ना। यस, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, ये थोड़ा बहुत दिया गया है, आप समझो, बाकी मैंने तो समझा ही दिया है। आ जाओ, रेटेड टेस्टिस ओरिजिनेट फ्रॉम, रेटेड टेस्टिस क्या है सर, हमेशा याद रखना, रेटेड टेस्टिस इट इज रिलेटेड विद द टेस्टिस, टेस्टिस यानी ये मेल से रिलेटेड है, ये बात तो सबसे पहले कंफर्म मतलब हो जानी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज ये होता है बेटा नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है, ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। और हमेशा याद रखना यहां पर ये जो रेटेड टेस्टिस है ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या होगा, सेमिनिफेरस, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही आता है, अच्छे से याद रखना। सो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद आता है रेटेड टेस्टिस, ये नेटवर्क है ना।
उसके बाद आता है वॉस इफ्रेंशिया, उसके बाद आता है इपीडिडाइमिस, उसके बाद आता है ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो सबसे पहले रेटेटेस्टिस, वॉस डिफरेंशिया, इपीडिडाइमिस एंड वॉसा डिफरेंस। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको इनटू आउटर सीक्वेंस याद रखना है जहां से सीमेन बाहर जा रहा होता है। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का वो ये है कि व्हेन ओवरी जब फुल्ली फॉर्म होती है, व्हेन ओवरी इज फुल्ली फॉर्म इट कंटेंट्स एटलीस्ट मिलियन ऑफ प्रीमोडियल फॉलिकल। हमेशा याद रखना, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अब मैं बात करूं, यहां पर एक मदर है बेटा, ठीक है, ये मदर है ना। ये मदर के अंदर जो माँ के पेट में बेटा चाइल्ड होगा, अगर वो चाइल्ड फीमेल है मतलब लड़की है, फीमेल अगर है तो अच्छे से याद रखना, उस फीमेल के अंदर जो ओवरी है वो माँ के पेट से ही डेवलप होना चालू हो जाती है। अगर एक माँ है, माँ के पेट में अगर लड़की है, तो उस लड़की के ओवरी के अंदर जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स है वो माँ के पेट से ही डेवलप होना चालू हो जाता है। मतलब यहां पर दिया गया है, सीधा देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख 20 लाख प्रीमोडियल फॉलिकल होते हैं एक ओवरी के अंदर, जहां पर वो फीटल ओवरी, हमेशा याद रखना फीटस मतलब एक लड़की जब माँ के पेट में होती है तो उसके ओवरी में यहां पर आप देखोगे 20 लाख प्रीमोडियल फॉलिकल होते हैं। जब बर्थ का टाइम होता है उस टाइम पे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख प्रीमोडियल फॉलिकल रहेंगे। ठीक है, बर्थ के टाइम पे मतलब थोड़े कम हो गए, डीजेनरेट होंगे प्रीमोडियल फॉलिकल्स। और उसके बाद अगर बात करें प्यूबर्टी में, कि जब वो अडल्ट हो जाती है प्यूबर्टी में, सिर्फ 60,000 से 80,000 प्रीमोडियल फॉलिकल रहते हैं। यानी कि यहां पर प्रीमोडियल फॉलिकल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और डिस्ट्रक्शन, लार्ज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमोडियल फॉलिकल, उसे ही हम क्या कहते हैं पता है? CLE, एट्रेसिया कहते हैं, एट्रेसिया। आपको सवाल आ सकता है, ठीक है, स्टार लिख रहा हूं, है ना। लार्ज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमोडियल फॉलिकल इन द फीमेल ओवरी इज नोन एज एट्रेसिया। और आप याद रखना, ये जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं यही तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे चल के प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, और फिर ग्राफियन फॉलिकल जो कि ओहम रिलीज करेगा। तो ये फॉलिकल्स बहुत बहुत जरूरी है, यही तो आगे चल के एक ओहम बनाने वाले हैं। ठीक है, ग्रो होके। चलो तो फिर यहां पर मैं बात करूं आपको, तो कहां पे पूछा गया बेटा? एट, है ना, when ovary is fully formed it contains at least primordial follicle। जब वो फुल्ली फॉर्म होगी, पूरी तरीके से अच्छे से फॉर्म होगी, तो याद रखना। बट अब याद रखना यहां पर वो कब पूछा गया है ना, फुल्ली फॉर्म। तो फुल्ली फॉर्म मतलब बर्थ के टाइम पे, या फिर ये कहां पे पूछा गया वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने को। बट अगर मैं बात करूं कि एट द टाइम ऑफ 2 मिलियन, तो है ही नहीं यहाँ पे, बराबर, 2 मिलियन तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही बोला जाएगा कि जब उसका बर्थ हो रहा है। सो 1 मिलियन, है ना, 1 मिलियन ये हो जाएगा बेटा एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के सॉल्व किए, उसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन को, ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया और समझा कंसेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ पेड बैचेस हमारे हैं जिसमें डिटेल हम पढ़ाते हैं, वो आप महाटॉपर्स ऐप के ऊपर जाके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।